दशा बनाई कंस ने। गौशाला कहीं जल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियों के माथे फूटते हैं। वो दशा बनाई कंस ने। अधिकारी भव जब कंस राज कानून नए नए बनन लगे, लुच्चायो और लफंगन के रबड़ी से भोजन खनन लगे। गौशाला कहीं जल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियों के माथे फूटते। क्या दशा बनाई कंस ने। महात्माओं की हालत क्या की कंस ने। उन महात्माओं के लिए अरे क्या दशा बनाई महात्माओं की। आधा जांगिया फकुड़ता एक कंबल फटी पुरानी थी, नंबर वाली टोपी सिर पे, संतों की यही निशानी थी। एक दिन कंस दरबार में बैठा हुआ था, कहने लगा देखिए हमारी सभा में बैठे हुए महानुभाव, शासन ऐसे चलाया जाता है जैसे मैं चला रहा हूं। अब सच बताना भाइयों, हमारे पिता के शासन में सुखी थे या हमारे शासन में दुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल कहीं नहीं रहे। एक हिम्मत बांध के खड़ा हुआ, महाराज की जय हो। महाराज तुम्हारे पिता के शासन में संतों का, भक्तों का, दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था। तुम गरीबों की आत्मा को कष्ट देते हो, इस बात से हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। कंस कहने लगा बस भरे दरबार में केवल आप दुखी हो। कहां गए जल्लाद ने? उठाओ, जंगल में ले जा करके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। जिंदा रहेंगे तो दुखी रहेंगे। और बोलो कोई दुखी है? सब कहने लगे महाराज कोई दुखी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मेरे भैया फिर कहा कंस ने अब हमें शादी करनी है, विवाह किनसे करें? तो बताया मगध के राजा जरासंध की 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस बोला अस्ति और प्राप्ति तो जाएंगे मगध में, अब एक से नहीं दोनों से शादी करके आएंगे। चल दिया कंस मगध के लिए, लेकिन जरासंध की जो बेटियां थी वो दोनों, अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी, परभू में घर में कुंवारी, जरासंध की बेटियां राजकुमार, बड़ा सुंदर सुघर सा सुनहरा, चमके चंद्रमा सा जिनका चेहरा, नादान उम्र की वाली, नादान उम्र की वाली, परभू में घर में कुंवारी, दोनों
मगध में पहुंच गया कंसराज। कहा जरासंध आप हमें जानते हैं ना? जवाब दिया हाँ, आप मथुरा के राजा हैं। राजा नहीं, मथुरा के तो भगवान हैं। हमारी प्रजा हमें बहुत चाहती है। हमने सुना है तुम्हारे घर में 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये काम करो, दोनों की शादी हमसे करो। जरासंध कहने लगा कंसराज राजा हो, मथुरा के हो, यहाँ के नहीं हो। हमारी बेटियों से विवाह करने के उद्देश्य से आए हो तो शादी ऐसे नहीं होगी। हमारे पास में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, जिसमें 10,000 हाथी का बल है। अगर तुमने युद्ध में हाथी को हरा दिया तो हम तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। अगर हाथी से मर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंस बोला कोई बात नहीं, कहाँ है तुम्हारा हाथी, छोड़ दो हमारे ऊपर। इधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था, सोई कंसराज और हाथी ने कस के भई लड़ाई। ऐसा ही नहीं, और एक तरफ से जब हाथी बढ़ के गई लड़ा चिंगारी, और आखिर लड़का है राक्षस को झपट के सूंड पकड़ लिया। कोई इच्छा करे लड़न की तुम ही हाथ मिलाओ। महाराज कंस ने हाथी दो हराए और हुई मजबूर जरासंध ने दई बामने डाले। अब तो दुल्हन बन के 2 बिटियां ससुरे में आएंगे। अब तो दुल्हन बन के 2 बिटियां ससुरे में आएंगे। से कंस की शादी हुई है। जरासंध ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया। अंत में कुबलिया पीड़ हाथी को दान में दे दिया। जवाब दिया इसे भी लिए जाओ। कंस मथुरा में आता है। एक दिन क्या देखा कंस ने? कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। ये कंस के चाचा देवक की बिटिया थी और देवकी 7 बहनें थी। 6 बहनें बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए ब्याही गई थी। एक दिन देवकी और वसुदेव को कंस ने देखा। दिमाग में झटका लगा, हमारी बहन हमारे मित्र को चाहती है, इसका मतलब ये है इन दोनों का विवाह करना उचित है। वसुदेव को बुला करके कहा, मित्र हम अपनी 6 बहनों की तरह 7वीं बहन का विवाह भी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तुम्हारे क्या विचार हैं? जवाब दिया कंसराज, तुम्हारे किए फैसला में कभी हमने विघन नहीं डाला है। जो तुम उचित समझो वो करो। बड़े हर्षोल्लास के साथ कंस ने बटेश्वर से बारात मथुरा में बुलाई है। अपनी बहन देवकी का विवाह किया। देवकी का विदाई का वक्त आया तो कंस देवकी के करीब पहुंचा। कहने लगा, बहन अब तक तो इस परिवार में तुम सबसे पहले भोजन करती थे, लेकिन अब बटेश्वर में जाने के बाद सबसे बाद में खाना मिलेगा।
लेकिन एक बात की चिंता नहीं करना, मथुरा से जाओ लेकिन बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। कंस की बहन हो तुम, कोई जरा सी बात तुमसे कहे आधी रात हमें खबर भेज देना, मथुरा में जिंदा उठा लाएंगे, दबा देंगे यहीं पे। तुम डरना बिल्कुल नहीं। मेरे भैया देवकी कंस के कंधा से लगकर के रोने लगी, का भैया एक पल में क्या से क्या हो जाता है। 18-20 साल ये घर हमें अपना घर लगा, लेकिन आज 1-2 घंटा में ये घर पराया लगने लगा। और हकीकत है माता हो, बेटी 18-20 साल तक मायके में रहती है तब उसका हर चीज पर अधिकार होता है, लेकिन एक रात में ही सब कुछ बदल जाता है। जहां भामरे पड़ी घर पराया हो गया। एक कवि लिख रहा है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। जिस घर में सारी चीजें अपनी लगती थी वो अपनी पराई हो जाती है। एक कवि कल्पना करता है कि मुझे मां से गिला और मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी मां बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी मां बेटियां क्यों पराई हैं। कैसे, जरा गौर करना। बेटी कहती है अपनी मां से, हे मां खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया लागे, वो भी अपना पराया लागे। हे मां, अरे शादी से पहले घर की हर वस्तु पर मेरा बराबर का अधिकार हुआ करता था। इस आंगन में हम और भाई दोनों एक दूसरे के साथ आनंद से रहते थे, लेकिन एक पल में हम पराये हो गए। एक पल में हमारा अधिकार इस घर से खत्म हो गया। एक पल में ये घर हमें पराया लगने लगा। जिस घर पर घमंड था हमें, जहां घर की मालकिन की तरह हम रहे, एक दिन में हमें ये मालूम पड़ने लगा कि ये घर मेरा नहीं पराया है। कहती है बेटी मां,
पहले माँ को बुखार आ जाए तो